हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो बिस क्रॉनिकल जो मैगजीन है उसके करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन संशोधन, लखनऊ अपशिष्ट प्रबंधन पहल, चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, या इस टाइप की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं ये हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है और देखिए 27 अप्रैल 2026 तक के घटनाक्रम जो है यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ इसमें राज्य समाचार भी हैं, राष्ट्रीय हैं, आर्थिकी है, अंतर्राष्ट्रीय है, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, और इस तरीके से ये आपका इंडेक्स पूरा दिया गया है। और टोटल 21 इसमें टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मैंने सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय जो इसके करंट अफेयर्स है उनको लिया हुआ है, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी इसको। पहला यहाँ पे ये देखिए, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, आई थिंक आपको दिखाई देगा सही से, है ना। फर्स्ट है यहाँ पे कि प्रशासनिक समन्वय पर राष्ट्रीय विमर्श शिखर सम्मेलन प्रशासनिक डेटा के समन्वय पर राष्ट्रीय विमर्श शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ओडिशा में हुआ। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अप्रैल 2026 को शासन के लिए प्रशासनिक डेटा का सामंजस्य, ये क्या है, इसकी थीम है किसकी? ये जो हुआ है, ये जो सम्मेलन हुआ है प्रशासनिक डेटा के समन्वय पर राष्ट्रीय विमर्श शिखर सम्मेलन, इसकी थीम पूछ सकता है। तो थीम क्या है? शासन के लिए प्रशासनिक डेटा का सामंजस्य, अर्थात हार्मोनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फॉर गवर्नेंस। तो ये इसकी थीम याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ? तो ओडिशा में हुआ है। अब इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं, देख लेते हैं, बाकी आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। यह सम्मेलन दिसंबर 2025 में हुई 5वीं राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अनुवर्ती पहल है। उद्देश्य क्या है कि प्रशासनिक डेटा को नीति निर्माण और शासन में व्यापक उपयोग हेतु क्या करना? तैयार करना। भागीदारी क्या रहेगी? राज्य और यूटीज की योजना एवं आईटी विभागों के अधिकारी, केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और अन्य हितधारक इसमें सभी शामिल होंगे। विमर्श क्या होगा? सरकार, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, थिंक टैंक, अकादमिक जगत के विशेषज्ञ डेटा हार्मोनाइजेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और इकोसिस्टम विकास पर चर्चा करेंगे। समापन कब होगा? तो 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा। एक्शन प्लान और समय सीमा पर सहमति बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पे जरूरी क्या हो जाता है ये कि प्रशासनिक डेटा हार्मोनाइजेशन क्या है, हार्मोनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि विभिन्न विभाग जो हैं उनके डेटा को मानकीकृत करना, संगत और आपस में साझा करने योग्य बनाना। क्या इसका अर्थ है? किसका? प्रशासनिक डेटा हार्मोनाइजेशन का। इसका अर्थ है कि विभिन्न भागों में डेटा को मानकीकृत करना, संगत और आपस में साझा करने योग्य बनाना है। इससे डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर उपयोग, वास्तविक समय विश्लेषण, साक्ष्य आधारित निर्णय और AI रेडी सिस्टम विकसित करने में क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे अगला करंट अफेयर्स है आपका कि भारत प्रथम उच्च स्तरीय CAPF सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो देखिए, भारत अपने आंतरिक सुरक्षा को नया रूप देने के लिए मई 2026 में पहले उच्च स्तरीय CAPF नेतृत्व सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। अब इसका फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इसको कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है कि बहुत सारे प्रमुख बल आते हैं, जैसे CRPF हो गया, BSF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया और SSB हो गया, असम राइफल्स हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे भारत में प्रथम उच्च स्तरीय CAPF सम्मेलन की मेजबानी करेगा और भारत अपने आंतरिक सुरक्षा ढांचे को नया रूप देने के लिए मई 2026 में पहले उच्च स्तरीय CAPF नेतृत्व सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसकी घोषणा 17 अप्रैल 2026 को की गई है, ठीक। अब तो पता चल गया होगा कि क्या है ये। अब इसमें मुख्य तथ्य क्या है? अध्यक्षता। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो CAPF जो बल हैं उनके बीच समन्वय को बढ़ाना और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, बस यही इसकी क्या है? मेन उद्देश्य है इसका। तो यहाँ पे अब मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं तो और ज़रूरी हो जाता है, पूछ सकता है। उद्देश्य क्या है? यह सम्मेलन उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद और साइबर खतरों जैसे आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित होगा। समन्वय इसका मुख्य लक्ष्य CAPF खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के बीच तालमेल और खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार करना है। CAPF क्या है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इन बलों में CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB शामिल है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट,
लोकसभा विस्तार विधेयक अस्वीकृत। तो ये विधेयक क्या था? तो 17 अप्रैल 2026 को हुए एक ऐतिहासिक मतदान में लोकसभा की क्षमता 543 से बढ़ाकर 850 करने वाला 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने में क्या हो गया? विफल रहा। मतलब ये जो लोकसभा विस्तार विधेयक जो 2026 आया, ये लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना करना चाहते थे? 850 करने हेतु लाया गया था, लेकिन विशेष बहुमत के अभाव में क्या हो गया? अस्वीकृत हो गया एक तरीके से। तो अब ये क्या है इसमें कि थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मुख्यतः मतदान का परिणाम, विधेयक के पक्ष में 298 वोट और विपक्ष में 230 वोट पड़ गए। क्योंकि ये एक संविधान संशोधक विधेयक था, इसलिए इसे पारित होने के लिए 2/3 बहुमत, मतलब इसमें कितना चाहिए था? 352 वोट की आवश्यकता थी, जिससे यह 54 वोटों से क्या रह गया? पीछे रह गया। योजना क्या हुई? रद्द हो गई। विधेयक के गिर जाने के बाद सरकार ने इससे जुड़े परिसीमन विधेयक 2026 को भी क्या किया? वापस ले लिया। क्या किया इसने? इसको भी वापस ले लिया है। इसका अर्थ है कि लोकसभा सीटों की संख्या 850 करने का जो प्रस्ताव था अभी टल गया है। प्रस्तावित संरचना 815 जो राज्य और 35 केंद्र शासित प्रदेश सीटों का प्रस्ताव अब मान्य नहीं है। लोकसभा की संरचना में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा। महिला आरक्षण पर प्रभाव क्या होगा? सरकार का तर्क था कि सीटों के विस्तार से ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अर्थात नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 को लागू करना संभव होगा। इस विधेयक के गिरने से अब यह 2029 के आम चुनावों में महिला आरक्षण के लागू होने से क्या हो गई है? अनिश्चितता बन गई है। विफलता का कारण देख लेते हैं। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन इसे परिसीमन और सीटों के विस्तार से जोड़ने का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि आरक्षण को तत्काल लागू किया जाना चाहिए, न कि भविष्य के परिसीमन की शर्तों पर। तो ये था इसका मुख्य कुछ पॉइंट्स। वर्तमान स्थिति क्या है? संविधान का अनुच्छेद जो 81 है, 81 जो आर्टिकल है, यह कह रहा है कि अब देखिए संविधान का आर्टिकल जो है 81 यथावत रहेगा और सीटों की संख्या 543 पर लगा फ्रीज जो 2026 के बाद की पहली जनगणना तक था फिलहाल जारी रहेगा। यहाँ पे अगला है कि भारत की 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता की योजना। तो 17 अप्रैल 2026 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जिसको कहते हैं CEA के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने घोषणा की कि भारत 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर कितना 100 गीगावाट करने की योजना बना रहा है। कब तक? 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा की क्षमता को क्या करना चाहता है? 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर कितना करना चाहता है? 100 गीगावाट करने की योजना बना रहा है। और याद रखिएगा केंद्रीय जो विद्युत प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष कौन है? तो घनश्याम प्रसाद हैं। कुछ मुख्य तथ्य हैं। रणनीति, इस रोडमैप का उद्देश्य स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा स्रोतों को मजबूत करना है। बुनियादी ढांचा क्या है कि 100 गीगावाट के लक्ष्य के लिए मुख्य रूप से नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने होंगे, जबकि मौजूदा इकाइयां जो हैं वो चलती रहेंगी। अब यहाँ पे नीतियां और सुधार की भी बात हुई है कि देख लेते हैं। सरकार शांति अधिनियम जैसे ढांचे को लागू कर रही है और नीतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए हितधारकों से परामर्श कर रही है। चुनौतियां इसकी क्या? ईंधन सुरक्षा, साइट चयन और कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता प्रमुख इसकी चुनौती है। तो जब मेंस में आपके लिखने के लिए आएगा तो इस तरीके से इससे कुछ पॉइंट्स आप उठा के उसमें लिख सकते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है? SMRS ये विकास के चरण में मौजूद उभरती हुई परमाणु प्रौद्योगिकी है जो भविष्य में परमाणु ऊर्जा विस्तार का हिस्सा बन सकती है। तो क्या है ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स? क्या है ये? विकास के चरण में मौजूद उभरती हुई परमाणु प्रौद्योगिकियां हैं अर्थात टेक्नोलॉजी है जो कि भविष्य में परमाणु ऊर्जा विस्तार का क्या बन सकती है? हिस्सा बन सकती है। अगला है NHAI की आरोग्य वन पहल। अब इसकी नहाई की आरोग्य वन पहल देख लेते हैं। 8 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको कहते हैं नहाई शॉर्ट में, राजमार्ग के किनारे औषधीय पेड़ लगाने के लिए आरोग्य वन पहल शुरू की गई है। अब ये पूछ सकता है कि ये किस तरीके के पेड़ हैं? तो ये औषधीय पेड़ लगाने के लिए आरोग्य वन पहल की शुरुआत की गई है। मुख्य तत्व क्या है? हरित गलियारा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित पारिस्थितिकी गलियारों में बदलना, जैव विविधता को बढ़ावा देना है। प्रथम चरण में 62.8 हेक्टेयर में फैले 17 भूमि पार्सल में लगभग
67,462 औषधि पेड़, इसमें क्या क्या रहेंगे, नीम, आंवला आदि की 36 प्रजातियां लगाए जाएंगे। प्रमुख स्थान टोल प्लाजा और जंक्शन जैसे स्थानों पर वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। पारिस्थितिक लाभ क्या होगा, ये पहल मधुमक्खियों और पक्षियों को आवास प्रदान करने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है ना। और इसका नाम क्या है, आरोग्य वन पहल। किसके द्वारा शुरू की जा रही है, किसके द्वारा शुरू की जा रही है, तो ये नहाई के द्वारा, मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्या है, यह भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक कैसा निकाय है, वैधानिक निकाय है, जो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा, ये भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कैसा है, एक वैधानिक निकाय है, जो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और उनके प्रबंधन या मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है यहाँ पे ICAR द्वारा विशेष कार्यबल STF का गठन। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि STF का फुल फॉर्म क्या है। 7 अप्रैल 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको कहते हैं ICAR, ने वैश्विक व्यवधानों के बीच भारत के कृषि लचीलेपन को मजबूत करने के लिए कृषि पर एक विशेष कार्यबल, इसको कहते हैं STF, कृषि पर एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। किसने किया है, तो ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वैश्विक व्यवधानों के बीच भारत के कृषि लचीलेपन को मजबूत करने के लिए कृषि पर एक विशेष कार्यबल का क्या किया है, गठन किया है। मुख्य तथ्य इसमें क्या है, इसका एम क्या है, पहले देखते हैं। तो ये भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तनशीलता, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय का, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान संबंधी जो चुनौतियां हैं, उन सभी का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और जो कर खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, ये इसका मेन एम है। प्रमुख पहल क्या है, खरीफ सीजन के दौरान संतुलित उर्वरक उपयोग, बाजरा क्षेत्र मानचित्रण, पर्यावरण मत्स्य विविधीकरण को बढ़ावा देना। तो प्रमुख पहल क्या है, ये चाहते हैं कि खरीफ सीजन के दौरान क्या रहे, संतुलित उर्वरक उसमें उपयोग किया जाए, बाजरा का जो क्षेत्र है उसका मानकीकरण या मानचित्रण उसका किया जाए, पर्यावरण मत्स्य विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए। अध्यक्षता STF की पहली बैठक की अध्यक्षता डेयर के सचिव ICAR के महानिदेशक मांगी लाल जाट ने की। तो ये कह रहे हैं कि STF की पहली बैठक की जो अध्यक्षता थी किसने की, तो डेयर के सचिव और ICAR के महानिदेशक मांगी लाल जाट, इनका नाम याद रखिएगा, किसने की, मांगी लाल जाट ने की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1929 में स्थापित ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। क्या कह रहा है कि ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। यह भारत में कृषि अनुसंधान समन्वय और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या करता है, भारत की जो कृषि अनुसंधान समन्वय प्रबंधन उन सभी के लिए क्या करता है, ये सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे कि भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में 39,272 करोड़ का निवेश, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में 39,272 करोड़ का निवेश किया गया है। तो 3 अप्रैल 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से भारत सरकार द्वारा 39,272 करोड़ के रिकॉर्ड निवेश के साथ भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत किया गया है। तो ये इन्वेस्टमेंट में इतना, ये आपका ये अमाउंट याद रखिएगा कि 39,272 करोड़ रुपए की बात की गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे कि मुख्य तथ्य क्या है इसमें, उत्पादन, भारत जो है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। ये देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। कितना, 8% वैश्विक उत्पादन का, 8% कितना वैश्विक। ये डेटा आपके मेंस में काम आएंगे, तो इनको जरूर याद रखिएगा। उत्पादन मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 141.64 लाख टन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 197.75 लाख टन हो गया। ये कितनी वृद्धि थी, तब से लेके 20 से 25 तक के बीच में 7% वृद्धि हुई है। देखिए,
निर्यात वृद्धि की बात करें तो समुद्री उत्पाद निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2014 की बात कर रहा है कि 30,213 करोड़ रुपए से दोगुना होकर 25 में 62,408 करोड़ हो गया, जिसमें झींगा का योगदान 43,334 करोड़ रुपए है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो ये देखिए, ये क्या है, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। इसका डेटा थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा और किसी नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। प्रमुख बाजार, भारत 130 बाजारों में निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका 36.42% सबसे बड़ा गंतव्य है। तो जो कृषि जो उत्पाद है वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, तो अमेरिका में जाते हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत, 36.42%। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये क्या है, PMMSY। यह 10 सितंबर 2020 को 20,050 करोड़ के कुल निवेश के साथ लॉन्च की गई। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब आई, तो 10 सितंबर 2020 को 20,050 करोड़ के कुल निवेश के साथ लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य 5 वर्षों मतलब 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर जो है 24-25 में भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को का सतत विकास करना था। तो ये क्या थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कितने साल के लिए थी, कुल 5 वर्षों के लिए, 20-21 से 24-25 तक के लिए। इसमें कितना फंड किया गया, मतलब कितना बजट ये रुपए आया था, इसका अमाउंट कितना था, तो 20,050 करोड़ रुपए। कब आई, तो 10 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया पोस्ट का 2030 तक वैश्विक लॉजिस्टिक पावर हाउस बनने का लक्ष्य। तो केंद्रीय संचार मंत्री ने 2 अप्रैल 2026 की घोषणा की है कि भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक क्षेत्र का महाशक्ति केंद्र बन जाएगा। अब ये इंडिया पोस्ट का 2030 तक वैश्विक लॉजिस्टिक पावर हाउस बनने का लक्ष्य, कब, 2030 तक। ठीक है, तो केंद्रीय संचार मंत्री ने 2 अप्रैल 2026 को घोषणा की कि भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक क्षेत्र का महाशक्ति केंद्र बन जाएगा। किसका, लॉजिस्टिक क्षेत्र का महाशक्ति केंद्र बन जाएगा। और इस यात्रा में इंडिया पोस्ट अर्थात भारतीय डाक की केंद्रीय भूमिका रहेगी। मुख्य तथ्य इसमें है कि पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर की 75वीं वर्षगांठ। यह संबोधन नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर PTC सहारनपुर, मतलब पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर के 75 वर्ष प्लेटिनम जुबली, 75 वर्ष को क्या कह रहे हैं, सेलिब्रेशन को, उसको क्या कह रहे हैं, प्लेटिनम जुबली पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। तो क्या था कि दिल्ली के आकाशवाणी भवन में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर जो सहारनपुर का है उसके 75 वर्ष कंप्लीट हो गए, उसी के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया गया था। और राजस्व में उछाल का लक्ष्य देख लेते हैं। वित्त वर्ष 25-26 में विभाग की अनुमानित राजस्व जो है 13,000 करोड़ रुपए रहा, जिससे वित्त वर्ष 26-27 में 18 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नई स्पीड पोस्ट जो सेवाएं हैं, इस लक्ष्य को साकार करने और कुरियर जगत में प्रतिस्पर्धा करने के लिए विभाग ने मेट्रो और राज्य की राजधानियों में तीव्र वितरण हेतु 24 स्पीड पोस्ट, 48 स्पीड पोस्ट 2 दिन में डिलीवरी जैसी नई सेवाएं शुरू की हैं। तो देखो इसमें क्या है कि तीव्र वितरण के लिए 24 स्पीड पोस्ट और 48 जो स्पीड पोस्ट है वो 2 दिन में डिलीवरी जैसे नई सेवाएं भी शुरू की है। कर्मयोगी प्रशिक्षण, सहारनपुर के इस ऐतिहासिक केंद्र ने पिछले 75 वर्षों में लगभग 2.5 लाख डाक कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर्मयोगी बनाया है। तो ये कर्मयोगी जरूर याद रखिएगा किससे संबंधित है। ठीक है, JNPT क्या है, ये JNPT की से दादरी तक पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर पूरा। तो 31 मार्च 2026 को भारतीय रेलवे ने पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर WDFC को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो 1506 किलोमीटर लंबा है। मुख्य तथ्य क्या है, विस्तार यह कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल JNPT से दादरी तक फैला हुआ है। तो एक फैक्ट और यहाँ पे आपको मिल गया कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और ये कहाँ तक, ये बात करें कहाँ तक फैला हुआ है, तो दादरी तक फैला हुआ है।
JNPT से दादरी तक पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर पूरा हो गया है। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में। परीक्षण पूर्ण 31 मार्च 2026 को JNPT न्यू सफाले सेक्शन पर सफल ट्रायल रन के साथ इसे पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। कार्यान्वयन इस रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL द्वारा निष्पादित किया गया है। तो रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया है। और EDFC 1337 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर लुधियाना से सोननगर पहले ही पूरा हो चुका है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है क्या? DFC ये रेलवे के ऐसे विशेष मार्ग हैं जिन्हें केवल मालगाड़ियों के भारी परिवहन के लिए उच्च क्षमता और गति के साथ डिजाइन किया गया है। इससे यात्री ट्रेनों के मार्गों पर भीड़ कम होती है और लॉजिस्टिक लागत घटती है। तो ये क्या है? DFC क्या है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। ये रेलवे के ऐसे विशेष मार्ग हैं जिन्हें केवल मालगाड़ियों के भारी परिवहन के लिए उच्च क्षमता और गति के साथ डिजाइन किया गया है, और इससे यात्री ट्रेनों के मार्गों पर भीड़ कम होती है और लॉजिस्टिक लागत क्या होती है? घटती है। अब इसमें देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न इसके दिए गए हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? गन्ने के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, केवल चीनी के उत्पाद को बढ़ाना, मिल की दूरी को विनियमित करना और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को मुफ्त उर्वरक प्रदान करना। इन चारों में से कौन सा सही है? सरकार द्वारा प्रस्तावित गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो सबसे पहले आप खुद से लगाने का प्रयास करिए। तो इसका क्या हो सकता है? तो ये आपका सी ऑप्शन, आपका गन्ने के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, बिल्कुल गलत। केवल चीनी के उत्पाद को बढ़ाना, केवल, बिल्कुल गलत। फिर डी है कि किसानों को मुफ्त उर्वरक प्रदान करना, ऐसा भी नहीं है। सी है कि मिल से दूरी को विनियमित करना, बिल्कुल है। और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, तो गवर्नमेंट भी इस समय आप भी देख रहे हैं कि इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है ज़्यादातर। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 13 से 14 अप्रैल 2026 को इंडिया फार्मा 2026 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 को इंडिया फार्मा 2026 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल को इंडिया फार्मा 2026 का नवा संस्करण, कौन सा संस्करण? नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला भारत के किस परमाणु ऊर्जा केंद्र पर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसको कहते हैं PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अप्रैल 2026 में पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल की है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका होगा कल्पक्कम। क्या होगा? कल्पक्कम। शोधकर्ताओं को हाल ही में देहरादून के मोहन के पास मोहन की तलहटी में 4.5 मिलियन वर्ष पुराने किसके जीवाश्म मिले हैं? किसके जीवाश्म मिले हैं? डायनासोर के, मीठे पानी की मछली के पहले जीवाश्म, प्राचीन मानव के कंकाल, या विशालकाय कछुए के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीठे पानी की मछली के पहले जीवाश्म मिले। कहाँ पर? तो शोधकर्ताओं को कहाँ में मिले? देहरादून के मोहन या मोहंद के पास शिवालिक की तलहटी में मिले हैं 4.5 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म, जो कि मीठे पानी की मछली के पहले जीवाश्म है। ठीक है, तो ये जो आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट होता है। और यहाँ से आपका इसके बाद आपका विविध में कुछ करंट अफेयर्स हैं जो मिक्स हैं, वो सभी हैं हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, बार बार रिवीजन करिए। करंट अफेयर्स अगर सच में अच्छे से मेंस देना है तो इसी तरीके से पढ़ना होगा आपको, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अब रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।